नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस शो के जरिए हम खेती किसानी की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन सारे विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन शैली को परिवर्तन करने में सहायक हैं। जब से हम मनुष्य आत्माएं इस धरती पर आई हैं, तब से प्रकृति के इन 5 तत्वों के शरीर का सहारा तो ले ही रही हैं, साथ ही साथ प्रकृति के तत्वों का उपभोग भी करती आई हैं। और ये प्रकृति भी नाना प्रकार से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करती आई है। तो प्रकृति का ये ऋण सदा हम पर बना हुआ है और सदा हम पर बना ही रहेगा। लेकिन फिर भी प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहने वाले किसान भाई होते हैं। किस तरह से हर मनुष्य प्रकृति के इस ऋण को चुका सकता है और किस तरह से किसान इस ऋण को चुकाने में अपना योगदान दे सकता है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं मुंबई से वैज्ञानिक डॉक्टर शरद काले जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर शरद काले जी 1976 से भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में जैव विज्ञान वर्ग के सह निदेशक के पद पर आसीन हैं। डॉक्टर शरद काले जी ने विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में समाज में इतनी विशेष सेवाएं दी हैं कि 2013 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए वे शुरू से ही प्रयास करते आ रहे हैं। आइए आज इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आज का विषय है कि प्रकृति का ये ऋण हम मनुष्यात्माओं पर बना हुआ है। जब से हमने जन्म लिया, प्रकृति हम पर एहसान करती आ रही है। हम किस तरह से इस प्रकृति का ऋण चुका सकते हैं, आपके अनुभव का लाभ लेंगे। बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब हम चीज़ें लेते हैं किसी से और उसका कोई हिसाब देना नहीं पड़ता, तो हमें लगता है कि ये सारा मुफ्त में मिल रहा है जी। एक व्यवहार की बात आपको बताता हूँ कि आप पैसे से अपने कपड़े खरीदते होंगे, आप पैसे से आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें लगती है, जैसे दूध है, चावल है, खाने के लिए फल है, तरकारी है, ये सारी चीज़ें हम पैसों से खरीदते हैं। इसलिए हमें उनका हिसाब मालूम है, हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये भी मालूम है। आप बिजली इस्तेमाल करते होगे घर में, आपको महीने का बिल आता है। हाँ जी। अगर वो बिल नहीं दिया तो बिजली काट दी जाती है, उसके लिए फिर जुर्माना भरना पड़ता है। तो हमें मालूम है हम कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन है, जो शरीर को बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रहता है, अगर हमें आधे मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम शायद ऊपर चले जाएंगे। और मराठी में हमारी एक बहुत लोकप्रिय कवयित्री थी, वो उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही है उनकी कविताओं में। उन्होंने लिखा था कि कितना अंतर होता है मरण और जन्म में। मरण और जन्म में कितना अंतर होता है, सिर्फ एक श्वास का अंतर होता है। आप एक श्वास ले रहे हो, आप जिंदा हो, आपको अहंकार है, गर्व है, प्रेम है, राग है, लोभ है, सारे भावना उसमें आ जाती है। लेकिन वो श्वास खत्म हो जाता है, 4 लोग जमा हो जाते हैं, कहते हैं कि इनको पहुंचाना चाहिए। इतना फ़र्क अगर वो ऑक्सीजन से होता है तो हमें मालूम होना चाहिए हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्रकृति के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो हमें अगर आप कोशिश करो, आप गिनो आप कितने श्वास लेते हो दिन में, तो आपको पता चलेगा 21,000 के आसपास आप श्वास लेते हो, जो कि हम कभी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन लेते रहते हैं श्वास 21,000 बार। और 21,000 बार श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों में 17,000 लीटर हवा ली जाती है। 17,000 लीटर मतलब अब 1 लीटर पानी की बोतल आप नज़र के सामने लाइए, ऐसी 17,000 बोतल भर के हवा हमें रोज लगती है। उसमें 20% ऑक्सीजन होती है, शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो 17,000 लीटर में जो 20% होती है वह 3,500 लीटर होती है। उसे अगर तोला जाए तो 3 किलोग्राम हो जाती है जी। और ये 3 किलोग्राम ऑक्सीजन अगर हम बाज़ार में ख़रीदने जाए, क्योंकि कोई अगर हमारे घर में ऑक्सीजन पे है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ता है। उस ऑक्सीजन की कीमत कम से कम आज के डेट में
21,000 रुपये है। मतलब हम 21,000 रुपये का ऑक्सीजन लेते हैं एक दिन में, और एक दिन में, और 21,000 श्वास लेते हैं। मतलब आपके हर श्वास की कीमत 1 रुपया है। अभी आपने 1 रुपया लिया, आपने एक श्वास लिया, आपको 1 रुपया देना होगा। दूसरा लिया, दूसरा रुपया देना होगा। अगर इस तरीके से प्रकृति हमें पैसे मांगने लगी तो ना आप दे पाओगे ना मैं दे पाऊंगा। लेकिन ये देने का तरीका होता है जी। तो ये प्रकृति में इसके लिए बहुत व्यवधान रखे गए हैं, प्रावधान रखे गए हैं जी। लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ही हम निसर्ग ऋण कहते हैं। इसके लिए हमारे स्कूल में जब हमने प्रवेश लिया था तब सर ने हमें बताया था, हमारे जो हेडमास्टर जी थे, कि एक पौधे की कीमत क्या हो सकती है। और उन्होंने कहा था जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी एक पौधे की कीमत समझ आएगी। तो उस वक्त हमने एक पीपल का पौधा लगाया था और वो पीपल के पौधे का जो 1962-63 में लगाया था, आज 50 से ज़्यादा साल का वो पौधा अभी बड़ा वृक्ष बन गया है। और वो क्या कर रहा है, वो 3 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रकृति को वापस दे रहा है। मतलब जो हमने अपने हाथ से जो पीपल का पौधा लगाया था तो हमारे ऑक्सीजन का बिल तो दे रहे हैं हमारे सर, लेकिन लोगों ने हर एक ने सोचना चाहिए कि मैं अपने ऑक्सीजन के लिए एक पेड़ लगाऊंगा। क्योंकि प्रकृति में ऐसा होता है कि कम से कम एक हिसाब ऐसा रखा गया है कि 40% अगर धरती पर जंगल होगा तभी ये विश्व में ये हवा का जो समतोल है, संतुलन जो है वो मेंटेन होगा। लेकिन आज ये जो जंगल कटाई इतनी हो गई है कि अभी 16-17% तक आ गया है। इसलिए ये पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ नहीं लगाओगे ये संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझ ले प्रकृति का कर्जा। और ये प्रकृति का कर्जा जब हम समझते हैं तब इसमें और एक चीज़ समझनी है। एक वो चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक प्रयोग कर रहा हूँ, वो समझा देता हूँ। छोटा सा प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है। एक कांच का गमला मैंने लिया था जी। कांच का गमला नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अर्दन पॉट में अपने पौधे लगाते घर में, लेकिन मैंने कांच का गमला लिया था ताकि मुझे प्रयोग करते वक्त सुविधा हो जाए। तो उस गमले में मैंने 800 ग्राम मिट्टी ली थी, 100 ग्राम खाद लिया था और उसमें एक मनी प्लांट लगाया था। एक पौधा लगाया तो जो हाथ में आया, और 2-3 महीने उसे रोज में फिक्स जिसे कहते हैं पानी देता था, क्योंकि उसमें नीचे होल नहीं डाल सकता था तो ज़्यादा पानी नहीं दे सकता था ताकि एक्सेस पानी बह जाए। तो इसलिए मैंने रोज़ उसमें 20 या 25 ml जिसका उतना घटता था उतना ही पानी मैं देता था। तो 3 महीने के बाद वो पौधा इतना अच्छी तरह से बढ़ने लगा, उसके साथ कुछ मकोड़े कीड़े जुट गए, उसके साथ अर्थवर्म दिखने लगे। जैसे एक परिसंस्था बनती है कोई भी पौधा लगने के, वैसे परिसंस्था यहाँ बन गई। तो 3 महीने के बाद मुझे लगा कि अभी मेरा प्रयोग शुरू हो सकता है। मैंने उसे खींच के देखा तो उसके जो रूट्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। तो मैंने कहा अभी मेरा प्रयोग शुरू करता हूँ। मैंने एक आयरन लाइट लेके उसका एक ढक्कन चिपका दिया। वो किया था मैंने 31 अगस्त 1999 जी। तो आज 15 साल हो गए, उसके ऊपर 4 महीने हो गए, मैंने अभी तक वो ढक्कन खोला नहीं है और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं दी है बाहर से। लेकिन वो अंदर का पौधा हरा भरा है और वो जो कीड़े मकोड़े वो भी जिंदा है। बाहर की हवा नहीं जाती, बाहर की हवा कुछ नहीं जाता, बाहर से कुछ नहीं जाता, सिर्फ सूरज की किरणें उसके अंदर। कांच का गमला है, वो कांच के ढक्कन से सील किया हुआ है, तो बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें जाती है। लेकिन ये पूरा पौधा हरा भरा है, इतना अच्छा दिखता है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ये 14 साल या 15 साल से बंद है। और वो जो जीव उसमें उत्पन्न हुए वो सारे चल रही है। वो सुबह मैं देखता हूँ वो भाग रहे हैं अंदर, वो अर्थवर्म घूम रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें नज़र आती है। पूरा फैल गया है पौधा अंदर। अभी ये कैसे होता है? शायद आपके मन में भी कई आशंका होगी, सर झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन ये मैं जो एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ वो बहुत सच एक्सपेरिमेंट है, बहुत सही प्रयोग कर रहा हूँ और समझा भी देता हूँ। आपके इमीडिएटली आप समझ जाओगे कि सर बहुत ठीक बोल रहे हैं। वो पत्ते जो गल जाते हैं वो बाहर तो नहीं जा पाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। और वो जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में वो उनको खा जाएंगे। आपको याद होगा एक तुलसीदास जी का बहुत ही अहम दोहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इसमें क्षिति मतलब मिट्टी है, जल पानी है,
पावक मतलब हवा है, गगन मतलब स्पेस है, और बाहर से सूरज की किरणें मतलब समीर। ये सारे आके एक सृष्टि पैदा हुई है, और ये सृष्टि चलती रहेगी। मैं निकल जाऊंगा लेकिन ये सृष्टि चलती रहेगी, क्योंकि इसके कीड़े मकोड़े जब मर जाते हैं तब उनके जो बाल बच्चे हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और थॉम्स के बाल बच्चे पैदा होते हैं और पुराने मर जाते हैं। तो इसमें पौधा बढ़ता है तब मिट्टी का वजन कम होता है, जब पौधे के पत्ते गल जाते हैं तो मिट्टी का वजन बढ़ता है, लेकिन जो पूरा सिस्टम का वेट है वो स्थिर रहेगा। जैसे हम प्रकृति में अविनाशित्व का समास कहते हैं, अविनाशित्व का नियम कहते हैं। मतलब कोई चीज़ पैदा नहीं होती, कोई चीज़ नए तरीके से मरती नहीं है, सिर्फ उनके स्वरूप में फर्क होता है। तो ये जो सिलसिला है ये पुनर्चक्रांकन का सिलसिला है। आपको अचरज होगा, मेरे ये छोटे गमले में रोज़ बारिश होती है। हमारे भारत देश में शायद 3 महीने 4 महीने बारिश होती है, लेकिन ये मेरे गमले में रोज़ बारिश होती है, क्योंकि पानी जो मैंने दिया था शुरू में वो पानी पौधे लेते हैं, पत्ते लेते हैं, और पत्ते वो पानी बाहर फेंक देते हैं अपनी श्वासोच्छ्वास में, और उसका फिर कंडेंस होके दूसरे दिन सुबह जब थोड़ा ठंडा होता है तब उसमें बारिश गिरती है। तो ये पानी पुनर्चक्रांकन हो रहा है। जो पत्ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उनका एक रासायनिक क्रिया होती है, 6CO2 + 6H2O ग्लूकोज देते हैं और 6 ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। तो ये सारा जो 22-23 मूल तत्व लगते हैं जीव को, वो सारे पुनर्चक्रांकन हो रहे हैं। अभी ये प्रयोग मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए कि अगर इस गमले की तुलना आप पृथ्वी माता से करो तो पृथ्वी माता भी ऊपर से सीलबंद है। पृथ्वी माता में भी बाहर से सूरज की किरणों के सिवा और कुछ नहीं आता है। जो रिसोर्सेस है, जो मूलतत्व हमें लगते हैं, ये रिसोर्सेस इस पृथ्वी पर सदियों से चलते आ रहे हैं, मौजूद है, और वही सदियों तक चलते रहेंगे, लेकिन उनका पुनर्चक्रांकन होना बहुत जरूरी है। हमने अपने देश में एक बहुत बड़ा पाप किया है सृष्टि की तरफ। सृष्टि का सबसे ज़्यादा अपमान, मैं कहने में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन भारत में होता है। ये भारत में आप सब जगह गंदगी फैली हुई देखिए, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये आ गई मन में कि जो मुझे नहीं चाहिए उसे हमने कचरा कह दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कचरा शब्द जो है वो प्रकृति के विश्वकोश में नहीं है। जब एक आदमी कुछ फेंक देता है तो उसका इस्तेमाल करने वाले और प्राणी होते हैं, और प्राणियों का जो कुछ बाहर फेंका जाता है उसके लिए इस्तेमाल करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन ये चक्र है, ये सजीव चक्र है। ये चक्र अगर हम समझा नहीं लेंगे तो ये जो पुनर्चक्रांकन की जो सिलसिला है वो पुनर्चक्रांकन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी को कूड़ा कहना ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह की सज़ा तो देनी चाहिए। लेकिन ये गुनाह ना हो इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। आपके माध्यम से मुझे लोगों को यही बताना है कि दोनों हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि किसी को कूड़ा मत कहिए। अभी आप देखिए कि आपके कूड़ेदान जो होता है उसमें आप झाँक के देखिए, कम से कम 4-5 रुपए का मामला उसमें पड़ा रहता है। केले का छिलके रहेंगे, कोई प्लास्टिक हमने बाजार से खरीदा वो रहेगा, कोई पैकिंग रहेगा वो रहेगा। इसके लिए लोगों ने फैक्ट्री लगाई है। केले के छिलके के बारे में आपको कहता हूँ मैं कि इतना अच्छा पैकिंग आप कर नहीं पाते हैं घर में। प्रकृति ने कितना अच्छा पैकिंग करके ये केले का फल दिया है कि आप बिना हाथ धोए आप शायद बाकी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन केला खा पाओगे, क्योंकि 3 जगह खोला और खा लिया। लेकिन जब तक उस छिलके में केला है तब तक आपको वो छिलके से शर्म नहीं लगती। वो आप उसे बहुत संभाल के रखते हैं क्योंकि उसमें केला है। लेकिन केला खाने के बाद आपके मन में इतना क्या परिवर्तन हो जाता है कि 5 सेकंड में वो कचरा हो गया, खिड़की खोल के फेंक दिया, कहीं पर भी फेंक। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये छिलका अगर प्रकृति को वापस नहीं जाएगा तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं रहेगा। फिर आपके बाल बच्चे केला नहीं खा पाएंगे और वो बोलेंगे कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने ये छिलका डंपिंग यार्ड पे डाला, इसलिए मुझे केला खाने नहीं मिल रहा है। इसको निसर्ग ऋण कहते हैं। ये प्रकृति का पुनर्चक्रांकन होना बहुत जरूरी है। अभी किसानों की तरफ आके देखिए कि जब हम ज्वार या गेहूं पैदा करते हैं तो ज्वार गेहूं या फल
पैदा करते हैं। तो एक 10 किलोग्राम फल या 10 किलो गेहूँ तैयार करने के लिए वो प्रकृति को 100 किलोग्राम का संसार खड़ा करना पड़ता है। और क्रॉप के जो पौधे बढ़ेंगे, बाकी पौधा जो है जो हम नहीं खाते हैं, उसमें से सिर्फ 10 या 15% हम खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन जो 80-85% इसका जो घास तैयार हुआ है, उसके पत्ते तैयार हुए हैं, उनको प्रकृति को ठीक तरह से वापस देना जरूरी है। लोग जला देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब किसान भाई अपने खेत में ये जो सारे रेसिड्यूज है जला देते हैं, तन जला देते हैं, कहते हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। ये कुछ कीड़े मकोड़े मरने जाने की, जैसे हमारे घर में अगर कुछ मच्छर हुए या कुछ ये स्पाइडर्स अगर आ गए तो हम घर नहीं जला देते। अगर हम घर जला देंगे तो मच्छर खत्म हो जाएंगे, स्पाइडर खत्म हो जाएंगे, लेकिन घर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल सिलसिला ये जब हम जला देते हैं तब हम वो दुख होना चाहिए, अरे मैं घर जला रहा हूँ मेरा। लेकिन ये इसलिए उसका पूरी तरह से कंपोस्टिंग होना बहुत जरूरी है जी। उसका और बायोमिथेनेशन, जो निसर्गरण तकनीक में हमने बायोमिथेनेशन नाम का एक जो पुराने ज़माने में गोबर गैस हुआ करते थे जी। गोबर गैस की जो उत्क्रांति होनी चाहिए थी जिस तरीके से भारत में, वो नहीं हुई। वास्तविकता में गोबर गैस एक बहुत अच्छी तकनीकी लोगों के सामने आई थी, लेकिन उसमें शायद अनुसंधान की कमी थी और इसीलिए वो बायोमिथेनेशन पीछे हो गया। लोगों के पास जानवर कम हो गए, गोबर मिलना कम हो गया, और उसमें वैसे भी तकनीकी इतने फॉल्ट थे कि कुछ जगह वो प्लांट चल नहीं पाए। तो लोगों ने उस तकनीक को गंदा नाम दिया, ये चलने वाला नहीं है। उसमें हम उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इस्तेमाल और शायद थोड़े और सुधार से हम थोड़े और सुधार होना, क्योंकि अनुसंधान तो एक विज्ञान का रास्ता है। उस रास्ते में अनुसंधान नहीं रहेगा वो रास्ता खत्म हो जाएगा। तो अनुसंधान की तो बहुत ज़रूरत थी। तो अगर अनुसंधान करके हम इस सारे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है और सिटी वेस्ट है, आप देखिए आपके घर में 300 ग्राम से ज़्यादा कचरा नहीं निकलता है जी। और आप 300 ग्राम कचरा अगर अलग अलग रखो, आप रसोई से निकला हुआ कचरा अलग रखिए, प्लास्टिक का अलग रखिए और धातु और कांच का अलग रखिए, तो ये सारों का अपनी जगह काम का उसका पुनर्चक्रांकन हो सकता है। तीनों को आप मिक्स करा दो तो वो डंपिंग यार्ड पे जाएगा जी। और हम अगर 300 ग्राम कचरा अलग नहीं रख सकते तो हम म्यूनसिपालिटी को कैसे कह सकते हैं कि आप पूरे शहर का कचरे का वर्गीकरण कीजिए? ये नहीं हो सकता। ये सबसे विकेंद्रित स्वरूप का जो विकेंद्रित स्वरूप की समस्या है, वो केंद्रित स्वरूप से हमारे सामने भस्मासुर की रूप तरह से आ गई है, क्योंकि कहीं तो निशाना हमने गलत किया है जी। म्यूनसिपालिटी ने गलत नहीं किया, हमने गलत किया है। तो लोगों को फिर मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, किसानों को रिक्वेस्ट रहेगी, आपके खेतों में जो ये कृषि का अपशिष्ट, मैं उसे कचरा नहीं कहूँगा, अपशिष्ट निर्माण हो रहा है, उसको आप कंपोस्ट कर दीजिए। वो कंपोस्ट आपके खेत में डाल दीजिए, तो आपके खेत में आपको अलग से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका ही वो पुनर्चक्रांकन उधर चलता रहेगा। पृथ्वी की उपजाऊता इतनी अच्छी होती है, 25,000 साल अगर आप वो गमले में आप उसे पुनर्चक्रांकन करते रहे, एक अंदाजा ऐसा है कि 25,000 साल तक वो सपोर्ट कर सकता है। जी। हमारा लाइफ तो 60, 70, 80, 100 साल का से ज़्यादा नहीं होता। तो प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा वरदान दिया है इस स्वरूप में, लेकिन ये पुनर्चक्रांकन समझना बहुत जरूरी है। और ये पुनर्चक्रांकन समझते समय हम ये नहीं कहना चाहिए कि ये कूड़ा है जी। कूड़ा कहना पाप है जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महीनता से और बहुत बारीकी से इस विकराल समस्या को हमको बहुत सरल शब्दों में समझाया है, लेकिन अब आपसे चाहेंगे कि इसका हल निकले। आज तो समय सीमा हमारी समाप्त हो रही है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे इसी विषय पर, ताकि हमारे किसान भाई इस समस्या का निराकरण कैसे करें, इस निसर्ग ऋण को कैसे चुकाएं, इसके हल आपसे जानना चाहेंगे। जरूर।
हमारे भाई के खेत में खेत था, हर फसल गन्ने का फसल था, उस फसल में वो हमारी फसल में कोई कीट नहीं आई। वो भाई का खेत 50% बर्बाद हो गया। उससे हमें प्रेरणा आई कि वो संकल्प का प्रयोग खेती में ही होता है। उसके बाद हर फसल पर हम गन्ने की खेती हो, गेहूं की खेती हो, फूलों की खेती हो, सब खेती पर प्रयोग करने लगे। अभी 7 वर्ष हो गए, हमारी हर फसल में हमें सफलता मिल रही है। अभी इस बार हमें योग करने के लिए गेंद के फूल लगाए। यहाँ भी हर फसल में सब्जी लगाए, हर फसल में हम योग के प्रयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कर्म योग में लाते हैं। हमें एक बार ककड़ी लगाई थी, बहुत मोर आते थे। हमें संकल्प किया, मोर को संकल्प दिया, तुम्हें ये प्रकृति ने दिया है, तुम्हें खाना ही है, फिर वो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, बर्बाद मत करो। बस संकल्प से हमें इतने दोनों को हमें सफलता मिली कि वो हमारी ककड़ी की बर्बादी कम हो गई और मोर को भी मिल गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते थे, बर्बाद कम करते थे, इसलिए हमारा वही संकल्प सफल हुआ। हर जो भी सब्जियाँ या हो, कोई हमारा प्रोडक्शन हो, हमारे बेचने के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। उसके प्रभाव से हर आते हैं, वो खरीद कर लेते हैं। मार्केट में जाना नहीं पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है तो भी 10-15 मिनट में सब सब्जियां खलास होती है। वो राह देखते हैं कब आया, वो सब्जियां कैसे मिली। वो यहाँ किसान देखने आते हैं, वो देख कर प्रेरणा लेते हैं कि ऐसी खेती आप भी करें। उस खेती के लिए इतने अच्छे आते हैं, वो स्वादिष्ट लगते हैं, मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम आता नहीं। वो केली जो पकने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्राहक फ़ोन करते हैं कि हमें इतने चाहिए, वो ले जाते हैं। वो खेती में वो एकड़ में इतना अच्छा है, वो जो घर मिलते हैं वो देखने में इतना तेज होता है कि वो देख के ही सब खुश होते हैं। वो बाजार में जाना नहीं पड़ता, वो वहाँ से ले जाते हैं। यह बैंगन की खेती है, बैंगन के लिए कोई भी हमें रासायनिक खाद नहीं डालते हैं। उसके जो किट आते हैं उसे छिड़काने के लिए हमें गौमूत्र या बाबा के योग के लिए जो दूध मिल्क मिलता है, मिल्क पर हम योग करते हैं। उसके बाद वो स्प्रे करते हैं, उससे जो कि फसल में जो फल मिलते हैं इतने अच्छे मिलते हैं, उसके तेज भी अच्छे होते हैं, उसके स्वादिष्ट भी बनते हैं। और वो खेती में जितने हाइट आते हैं वो जो नहीं मिलती और अदरवाइज यहाँ अच्छी मिलती है। उसके लिए भी हम बाबा के लिए धन्यवाद देते हैं कि बाबा हर प्रेरणा हमें कराता है, हर फसल में हमें सफलता दे रहा है बाबा। अनेक किसानों को मेरा यह कहना है कि आप भी ऐसी खेती करो तो हमें भी सफलता मिल जाएगी। सफलता का यही कारण है कि यह उपज के लिए जो खर्चा आता है वो कम से कम खर्चा आता है, फसल भी अच्छी मिलती है, स्वादिष्ट मिलती है, पौष्टिकता मिलती है। यहाँ शरीर के लिए जो चाहिए वो सब विटामिन, प्रोटीन, फाइबर का ही मात्रा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की कड़ी में हमने डॉक्टर शरद काले जी से जाना कि पुनर्चक्र या पुनर्चक्रांकन की जो वो बात कर रहे हैं ये कितना ज़रूरी है, और उन्होंने अपने जिस प्रयोग के बारे में हमें बताया, ये प्रयोग बहुत ही समझने का है। इस विषय पर और चर्चा करेंगे और बारीकी से समझेंगे कैसे हल निकाल सकते हैं हम, कैसे योगदान दे सकते हैं हम प्रकृति का ऋण चुकाने में एक वृक्ष के आधार पर, या और क्या रास्ते हो सकते हैं। अगले कड़ी में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।